तो क्या ये क्षेत्रीय तनाव और ये टकराव अब वैश्विक टकराव में तब्दील होगा? इसको लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। पूर्णिमा नाथ जी नेता है रिपब्लिकन के, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मंच पर। लेकिन शुरुआत मैं दिनेश जी आप ही के साथ कर लेना चाहती हूँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स और ये आक्रामकता, ये अग्रेसिवनेस, ये केवल क्षेत्रीय स्थिति या क्षेत्रीय युद्ध तक या उस टकराव तक ही सीमित है, या वैश्विक या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी इसको देखा जाए? और क्या ये उनके दबाव की रणनीति, एक कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं है उनकी ये धमकियां? मैडम, जनवरी लास्ट ईयर से अगर आप देखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि अमेरिका के इतिहास के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक पहले राष्ट्रपति हैं जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल टाइप के प्रेसिडेंट हुए हैं। इन्होंने पहले लोगों को धमकाना शुरू किया टैरिफ का लगाकर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना प्रेशर या अपनी पावर उन्हीं देशों के ऊपर करते हैं जो देश थोड़ा कमजोर हैं या कुछ रिटेलिएट नहीं करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि इन्होंने चाइना के ऊपर जो है टैरिफ लगाया था, चाइना के साथ एक प्रकार से कन्फ्रंट्रेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन चंद महीनों के अंदर ही जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है बैक ट्रैक किया, क्योंकि चाइना ने उन्हें रेयर अर्थ मटेरियल जो है देने बंद किए। अब बात आ जाती है कि ये जो इनकी लेटेस्ट जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब किस दिन क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कभी वो पनामा कैनाल चाहते हैं तो कभी ग्रीनलैंड चाहते हैं, और साथ साथ वो गाजा के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट करना चाहते थे। और लास्टली उन्होंने ये भी कहा था कनाडा को, एक इतना बड़ा कंट्री है, कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाए। अब जो हाल ही के दिनों में इन्होंने ईरान को जो है एक प्रकार से धमकी दी है। देखिए साहब, ऐसा है कि आपने वेनेजुला के ऊपर हमला किया, आपने मेक्सिको को ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि इन देशों से आप कहते हैं कि इमिग्रेशन होता है, ड्रग्स आते हैं, तो आपने अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वेनेजुला के ऊपर हमला किया, और आपका ये कहना है कि इससे आपके अंदरूनी मामलों के अंदर दखल हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से आप ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो क्या डायरेक्टली जो है आप वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या आप ईरान की सरकार का मोराल डाउन या उनकी कन्फ्रंटेशन करने की शक्ति को जो है कमजोर नहीं कर रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट देके? एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम, पूरा विश्व इस समय देख रहा है अमेरिका के एक्शन, और हो सकता है कि आज वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं है, हाँ। लेकिन आपकी जो इतने सालों से अमेरिका की एक साख बनी हुई थी, एक पावरफुल कंट्री के तौर पे बनी हुई थी, वो दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन हो रही है। इवन आपके सबसे ठीक है, अच्छे लेकिन मित्र लेकिन जो लेकिन थे सर, यूरोप। क्या ये धमकियां और ये डिटरेंस, मतलब देयर इज अ लाइन, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन डिटरेंस और धमकी देना, मतलब क्या ये आपको आपके सहयोगियों से अलग नहीं कर रही है? ये आपके रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर रही है? अमेरिका से नाटो भी नाराज़ है, अमेरिका से यूएन भी नाराज़ है, अमेरिका से तमाम वो उनके सहयोगी जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी नाराज़ है। हर तरफ तो केवल और केवल आलोचना हो रही है ना, क्रिटिसिज्म अमेरिका को और उनके डोनाल्ड ट्रंप को झेलना पड़ रहा है। तो क्या ये लाइन का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, अब ये उनके जो उनके सलाहकार हैं या जो सपोर्ट जो उनके एडवाइजर हैं, ये तो उनको देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की सलाह देख रहे हैं। आपने अभी यूरोप और नाटो की बात की थी। देखिए साहब, देखिए मैडम, इतने बरसों से जो है यूरोप ने जो है अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स कर रखी थी अमेरिका को। ऑल ऑफ ए सडन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक फतवा जारी कर दिया कि नाटो कंट्रीज का हर कंट्री जो है अपनी जीडीपी का 5% जो है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको एक छत्र जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये अब इसमें से जो निकल के आती है यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी
एक प्रकार से उनका मंथन चल रहा है कि हमें अपनी यूरोपियन आर्मी तैयार करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में रशिया से किसी प्रकार का कोई कन्फ्रंटेशन होती है तो हम ठीक है उसको सर। मैं पूर्णिमा जी का रुख कर लेती हूँ एक बार। पूर्णिमा जी, ये जो धमकियां हैं, ये जो स्टेटमेंट है कि हम दुनिया को ख़त्म कर देंगे, हम क्यूबा पर भी राज करेंगे, हम तो अभी उन्होंने ऑफर दिया है फिर से कि कनाडा को फिर से विलय कर लो, फिर वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा करने की बात कही है। हालांकि वो इसको अमेरिका और अमेरिकियों के हित में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा हित है, नहीं तो चीन और रशिया जैसे देश यहाँ पर कब्जा कर लेंगे जिनको हम अपने पड़ोस में नहीं चाहते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट्स, ये धमकियाँ, क्या मानवाधिकार, क्या इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज, क्या मानवाधिकार या नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं पैदा होते हैं? क्या वो एक बड़े युद्ध को टाला जाए इसीलिए वो धमकियां ही दे रहे हैं बस, या ये वाकई में कुछ बड़ा करने की दिशा में एक कदम? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अमेरिका को जो सिचुएशन है, 2026 इज अ 250th ईयर। इट्स अ बिग ईयर माइलस्टोन के हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हिसाब से उन पोजीशन में बैठना, उनको उनके हिसाब से उनको लगता है कि इस कंट्री की जैसा और कोई कंट्री है ही नहीं, और उसके जैसा पोजीशन किसी के नहीं है। तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाले, उसके ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दिखाने के चक्कर में वो नोबेल प्राइज लेना हो या सबको धमकियां देना हो, सबसे तारीफ लगा के बुलिंग करना हो, दिस इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स का आज ये सिचुएशन है, रोज कुछ ना कुछ वो बुमरेंग ईंट के जैसा फेंकते रहते मीडिया में। कभी ग्रीनलैंड की बात होगी, कभी कनाडा की बात होगी, कभी मैक्सिको, कभी क्यूबा, कभी कोलंबिया, कभी इंडिया, कभी रशिया, कभी यूक्रेन, ऐसे चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है डोमेस्टिकली, जो एप्स्टीन फाइल है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर तो किया है, ऑब्वियसली इनका एजी इज गोइंग टू communicate all the details, लेकिन everything is happening under the table। कोई मीडिया उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब ये परसों की बात है, हमारे यहाँ पे एक आइस एजेंट ने अनआर्म्ड यूएस सिटीजन को भी मार दिया है मिनियापोलिस में। उन्होंने ऐसे दिखाया है कि she was actually driving onto the ICE agent।